स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 31। ये मंजर है फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद डी पैलेस का, जहां पर इस वक्त उवैस बी जान के पास बैठा अपने खिलौनों से खेलने में मसरूफ था, जबकि बी जान किसी किताब का मुतालिया करती बार बार अपने बेटे की खुशियों की दुआ कर रही थी। अब जरा इन दोनों को छोड़कर ऊपर के फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में आओ तो वहां का माहौल ही अक्सर मुख्तलिफ था। उबैस शर्टलेस बेड पर चित लेटा छत को घूर रहा था, जबकि इसकी जोजा मोहतरमा साहिबा इसकी सफ़ेद शर्ट पहने इसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। अनाइजा की नींद में खलल न डले, इसलिए उबैस खामोशी से एक ही पोजीशन में पिछले 1 घंटे से लेटा था। वो इस वक्त अपने खुदा का जितना भी शुक्र अदा करता कम था, और क्यों ना करता शुक्र अदा, आखिर को वो इसका रब ही तो था जिसने इसे इतनी हिम्मत दी थी कि एक औरत को अपने निकाह में रखे हुए भी वो इसकी इज्जत करता था और इससे दूर रहकर अपना हर फर्ज निभाता था। आखिर में अल्लाह ने इसे इसके सब्र का फल अनाइजा इसकी महरम की सूरत में दे दिया था। अभी उबैस यही सब सोच रहा था जब अचानक इसके सीने पर लेटी अनाइजा हल्का से हिली। अनाइजा को हिलते देखकर उबैस ने मुस्कुराकर इसे देखा। जब अनाइजा ने आहिस्ता से अपनी एक्वा ब्लू आंखें खोली। गुड मॉर्निंग स्पाउस। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हुआ है? 3 बज गए हैं। उबैस की बात सुनते अनाइजा ने परेशानी से सवाल किया तो उबैस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुनते अनाइजा ने आंखें फाड़ते इसे देखा और फिर एक झटके से उठ बैठी। क्या 3 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बीजान क्या सोच रही होंगी? और उबैस भी भूखा है। स्पाउस, बीजान ने क्या सोचना है? वो तो खुश होंगी ना, आखिर को हमने उनकी पोती को इस दुनिया में लाने की प्लानिंग कर ली है। रही उबैस की बात, तो वो मेरा बेटा है, भूख बर्दाश्त कर सकता है। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह यहाँ मेरे पास आओ। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं आपके पास नहीं आने वाली, और उठे, हमें फ्रेश होकर नीचे जाना है। अनाइजा अपने हुलिये की परवाह किए बिना उठकर बैठती बोली तो उबैस ने मुस्कुराकर जवाब देते अपना बाजू फैलाया, जिस पर अनाइजा इसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारती बोली तो उबैस ने इसे एक बार फिर झटके से बेड पर लेटाया और खुद इस पर साया फगन हुआ। उबैस प्लीज, अभी नहीं। उबैस ने नाश्ता भी नहीं किया, वो भूखा बैठा है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं अब आपको और नहीं झेल सकती, इसलिए मुझसे दूर हो जाएं। ओके स्पाउस, मैं दूर हो जाता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। नीचे जाकर सबसे पहले आप नाश्ता करेंगी, फिर ही उबैस को दूध पिलाएंगी। वो मेरा बेटा है, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है, मुझे पता है। खुद को उबैस के काबू में आते देखकर अनाइजा परेशानी से बोली तो उबैस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर अनाइजा ने इसे हैरानगी से देखा। तो उबैस इसका माथा चूमता बोला, जिस पर अनाइजा ने हाँ में सर हिलाया तो उबैस इसके ऊपर से हटा। उबैस को हटते देखकर अनाइजा फौरन से उठती वॉशरूम की जानिब भागी तो इस मैडम की स्पीड देखते उबैस ने अपनी हंसी दबाई। फिर इंटरकॉम के जरिए मुलाजमा से अपने और अनाइजा के कपड़े मंगवा लिए। तकरीबन 10 मिनट बाद अनाइजा और उबैस फ्रेश होते एक साथ नीचे उतरे तो इन दोनों को देखते बीजान हल्का सा मुस्कुरा दी। अनाइजा के चेहरे का ग्लो देखते ही बीजान समझ गई थी कि अनाइजा इनकी बात समझती अमल कर चुकी है। जबकि अनाइजा और उबैस लाउंज में आते पहले बीजान को मिले और फिर अनाइजा किचन की तरफ बढ़ी ताकि अपना और उबैस का नाश्ता लगवा सके, जबकि अनाइजा को देखते उबैस के पेट में चूहे कूदे और वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उबैस को रोते देखकर उबैस ने आगे बढ़ते से गोद में उठाया। इतने में अनाइजा भी टेबल पर नाश्ता लगवा चुकी थी। चलिए बीजान, आए नाश्ता कर लें। बच्चे, मैं तो शुगर की मरीज हूँ, मुझे तो दवाई टाइम पर लेनी होती है, इसलिए मैं पहले ही नाश्ता कर चुकी हूँ। जाओ तुम लोग कर लो नाश्ता, मैं तब तक जरा अपनी किताब पढ़ लूँ। जी बीजान। नाश्ता लगते देखकर उबैस बीजान को देखता बोला तो बीजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर उबैस ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। तो उबैस को लेता टेबल पर आया। माँ माँ माँ। उबैस, इसने मुझे मामा बोला, मेरा बच्चा। उबैस जैसे ही टेबल पर बैठा तो उबैस अनाइजा को देखता जोरों शोर से हाथ मारता बोला, जिस पर अनाइजा, उबैस और बीजान तीनों ने हैरानगी से इसे देखा। फिर अनाइजा मुस्कुराकर नम आंखों से बोली तो उबैस ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर अनाइजा मुस्कुराकर प्यार से बोलती उबैस को अपनी गोद में लेती चूम गई। इन दोनों माँ बेटे को एक दूसरे से चिपके देखकर उबैस ने गहरा सांस भरा। ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते थे। मामा जी, पहले नाश्ता करें जल्दी से, मेरे बेटे को भी भूख लगी है। बिल्कुल, मैं तो खुशी में ये बात भूल ही गई थी। उबैस को अनाइजा के हाथ से लेता बोला तो अनाइजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर वो जैसे ही अपनी प्लेट की जानिब मतवज्जा हुई तो वो पहले से ही हेल्दी फूड से भरी हुई थी, जिस पर अनाइजा ने मुस्कुराकर उबैस की प्लेट में भी ऑमलेट और स्लाइस रखा तो उबैस हल्का सा मुस्कुराया।
3 साल बाद आज भी इन दोनों की खाने की रूटीन वही थी, जबकि अपने माँ बाप को नाश्ता करते देखकर अवैस फुल फड्डे पर उतर आया। वही इसे भी भूख लगी थी, जबकि इसको यूं अकड़ते देखकर उबैस ने इसे पराठे का टुकड़ा पकड़ाया। तो वो इसे पकड़ता बड़े गौर से देखने लगा, फिर इसे उठाकर गुस्से से जमीन पर पटकता उबैस की गोद में खड़ा हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, अवैस ने उबैस की शर्ट का गला पकड़ा और खींचने लगा, जबकि इसका इशारा समझते उबैस का चेहरा लाल हुआ। जबकि बी जान और अनाइजा ने अपनी हंसी दबाई। लगता है आज इसे ज्यादा भूख लगी है, लेकर जाओ इसे नाश्ता करवाओ। उबैस शर्म से लाल होते चेहरे के साथ बोला तो अनाइजा ने अपनी हंसी दबाते इसकी गोद से अवैस को पकड़ा और अपनी नाश्ते की प्लेट लेती सामने बने बी जान के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो उबैस और खाली प्लेट लेती बाहर निकली तो उबैस साहिब को फ्रेश देखते उबैस ने इसे पकड़ते हुए हवा में उछाला। बहुत शरारती हो गए हो तुम। उबैस की बात सुनते उबैस खिलखिलाता हुआ इसके साथ खेलने लगा, जबकि अनाइजा मुस्कुराकर इन दोनों के पास खड़ी होती इन्हें देखने लगी। इस वक्त वो तीनों ही एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। इन तीनों को यूं एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर बी जान ने इन्हें हमेशा एक साथ खुशोआबाद रहने की दुआ देते आमीन कहा, जबकि वो तीनों लाउंज में खड़े मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रहे थे। ये मंजर था पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद मार्गला हिल्स का, जहां पर इस वक्त एक पहाड़ी के ऊपर कुछ ट्रक्स खड़े थे और कुछ लोग इन ट्रक्स में बड़ी बड़ी बोरियां लाद रहे थे। जब अचानक एक मर्सिडीज आती इनके पास रुकी। हाँ भाई, काम सही से हो रहा है ना? जी बॉस, मेरे लिए कोई अच्छा माल रखा है या सब का सब लोड कर दिया? इस मर्सिडीज से एक 25-26 साल का नौजवान शख्स उतरता ट्रक में सामान लोड करवाते अपने बाप के खास आदमी के पास आया और बोला तो इस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर इस लड़के के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। ब्लैक जीन्स पर येलो टी शर्ट पहने, हाथों में बैंड्स और गले में चेन पहने, आंखों में खबासत लिए रात के इस अंधेरे में वो इसी का साथी लगा। हाँ, वो जाजिम लगारी था, हुसैन लगारी का इकलौता बेटा, जो आए दिन किसी न किसी लड़की को अपने बिस्तर की जीनत बनाता, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता, हर किस्म का गैर कानूनी काम करता था। हर वक्त मुंह में सिगरेट लिए, हाथ में शराब की बोतल लिए वो शख्स नशे की हालत में धुत अपने घर की मुलाजमाओं को भी न छोड़ता था। इन दोनों बाप बेटे की ऐसी वाहियात हरकतों से अब तो जाजिम लगारी की माँ और हुसैन लगारी की बीवी आमना लगारी भी तंग आ चुकी थी, मगर अपने शौहर के आगे इनकी एक न चलती थी और इनका लखते जगर इनकी एक न सुनता था। आखिर वो भी कब तक इन दोनों को समझाती, तंग आते बस खामोश हो चुकी थी। फर्स्ट फ्लोर 3rd रूम। माल अच्छा हुआ और मुझे पसंद आया तो इनाम भी तुझे अच्छा दूंगा। आपको जैसी आइटम पसंद है बॉस, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वो। इस आदमी की बात सुनते जाजिम इसके कंधे पर हाथ रखता बोला तो इस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुनते जाजिम के चेहरे पर एक कमीनी हंसी आई। हाँ चल चल ठीक है, काम ठीक से कर और इन सब लड़कियों को सिंगापुर रवाना कर, क्लाइंट कब से इनका वेट कर रहा है। जाजिम की बात सुनते वो आदमी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता वापस से अपने काम में लग गया, जबकि जाजिम मुस्कुराकर अंदर की जानिब बढ़ा और सीधा फर्स्ट फ्लोर 3rd रूम में दाखिल हुआ। जब इसे बेड पर एक लड़की लेटी नजर आई, शायद से वो बेहोश थी क्योंकि इसके जिस्म में कोई हलचल ना थी। लाल रंग की जीन्स और शर्ट पहने, मुंह पर काला मास्क लगाए, गोल्डन बालों वाली वो लड़की इंतहा की खूबसूरत थी। इस लड़की को देखते जाजिम ने गहरा सांस भरा। इसके आदमी ने ठीक कहा था, वो वाकई ही में बला की खूबसूरत थी, मगर इसकी खूबसूरती में वो काला मास्क खलल डाल रहा था, वही काला मास्क जिस पर सुनहरे रंग का स्कॉर्पियो बना था। इस लड़की का चेहरा देखने की ख्वाहिश दिल में लिए जाजिम आगे बढ़ा और इसने इस लड़की के चेहरे पर लगे मास्क पर हाथ रखा, जब अचानक इस लड़की ने अपनी आंखें खोली और इसकी बर्फ सी ठंडी आंखों में सर्द मोहरी देखते जाजिम ने थूक निकला। इसे शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बोलता या करता, स्कॉर्पियो ने उठते एक नोकीली चीज इसकी गर्दन में चुभाई और बस फिर क्या था, 2 ही मिनट में जाजिम लगारी होशो हवा से बेगाना होता स्कॉर्पियो पर गिर पड़ा, जबकि स्कॉर्पियो इसे किसी बोरी की तरह अपने कंधे पर लादती पिछले दरवाजे से बाहर की जानिब भागती हुई रात के अंधेरे में इसी का हिस्सा बनती गायब हो गई। जबकि पीछे मार्गला की इस पहाड़ी पर पुलिस ने ऐन वक्त पर छापा मारते सारी लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। ये एक अंधेर कमरा था जहां पर वो इस वक्त एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ था, जबकि पूरे कमरे में बस एक ही लाइट थी जो जाजिम लगारी के सर के ऊपर लगी थी। वो लाइट कभी चलती तो कभी बंद हो जाती, जिसकी वजह से ये कमरा मजीद खौफनाक हो जाता। मगर वो लाइट तो ना थी जिसने जाजिम लगारी का खून खुश्क किया हुआ था, वो तो जमीन पर रेंगते वो सैकड़ों काले
स्कॉर्पियो थे जो अपना लंबा डग लिए बारहा इसके पैर पर चढ़ने की कोशिश करते थे और वो डर के मारे अपना पैर झटकता इस स्कॉर्पियो से अपनी जान छुड़ा लेता था। वो कितने घंटों या दिनों से यहाँ पर बंद था नहीं जानता था, पता था तो बस इतना कि वो जब से यहाँ आया है बस इस कमरे में अकेला है। हालांकि ऐसा ना था, वो सैकड़ों स्कॉर्पियो भी थे ना इसका साथ देने के लिए। बिल्ला आखिरी से यहाँ बंद करने वाले को शायद इस पर तरस आ गया था और वो कमरे का दरवाजा खोलते कमरे में दाखिल हो चुका था। इटली की डॉन स्कॉर्पियो के कमरे में कदम रखते ही जमीन पर रेंगते इन स्कॉर्पियो ने इसके लिए दरवाजे से जाजिम लगाड़ी तक जगह बनाई थी, यूं जैसे वो इस लड़की को अच्छे से जानते और इसकी हर बात मानते हों। स्कॉर्पियो चलती हुई सीधी आती जाजिम लगाड़ी के सामने खड़ी हुई तो इसने हैरानगी से स्कॉर्पियो को देखा। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं हूँ इटली की डॉन और पाशा बे का खास दरिंदा स्कॉर्पियो, और मुझे तुम्हारी जान लेकर उन हजारों लड़कियों का बदला लेना है जिन्हें तुमने बेआबरू किया था। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बाबा के पास बहुत पैसा है, तुम जितना कहोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो। जाजिम की बात सुनते स्कॉर्पियो गुस्से से बोली तो जाजिम ने इसे लालच दिया, जिस पर स्कॉर्पियो ने मुस्कुराकर इसे देखा और फिर एक काले रंग का कपड़ा लेती इसके सर पर बांधकर इसका चेहरा कवर कर गई। फिर इसने अपनी जेब से एक स्प्रे निकाला और इसे जाजिम के कंधों से लेकर पैरों तक अच्छे से स्प्रे किया और फिर वो स्प्रे लेती वहां से निकलती चली गई, जबकि इसके जाने के बाद अपने आप कमरे का दरवाजा बंद होता चला गया। दरवाजा बंद होते ही एक एक करते सारे स्कॉर्पियो जाजिम के पास जाने लगे और इसके लाख बार झटकने पर भी पीछे ना हटे और फिर ठीक 1 मिनट बाद इस कमरे से जाजिम लगाड़ी की दिलदोज चीखें सुनाई देने लगी। अगली सुबह इस्लामाबाद की एक मेन शाहराह पर ट्रैफिक सिग्नल के साथ जाजिम लगाड़ी का सर लटका हुआ था और जमीन पर एन सर के नीचे इसका धड़ बुरी हालत में पड़ा था। साथ ही हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक पैगाम भी था कि पूरे मुल्क में ये खबर फैला दी जाए, पाशा बे और इसका गैंग पाकिस्तान आ गया है और वो इस जैसे आवारा कुत्तों को इनके घरों के अंदर बांध कर रखें, ना कि खुलेआम सड़कों पर छोड़कर लोगों की बच्चियों को बेआबरू करवाते बाद में इन पर अपने फलसफे झाड़े। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे मुल्क में फैल चुकी थी और हर शख्स की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये पाशा बे और इसका गैंग जिसने पाकिस्तान आते ही धूम मचा दी थी, पहले बीस्ट की आज़ादी और अब जाजिम लगाड़ी जैसे जानवर को इतने बेरहम तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। सच में पाशा बे की गैंग का जवाब ना था। कैसे हो हुसैन लगाड़ी? तुम्हारे इकलौते बेटे की मौत का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, सच में। पाशा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता भी नहीं हूँ हुसैन लगाड़ी, मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि जब पाशा बे किसी की ज़मीन पर कदम रखता है तो इसका क्या होता है। बहुत मनमानी कर ली तुमने, अब बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, याद रखना। पाशा की हसीन मर्दाना आवाज़ सुनकर हुसैन लगाड़ी चिल्लाता बोला तो पाशा बे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंदाज हमेशा की तरह का वही ठहरा हुआ और नर्म खूबसूरत लहजा। इसका बोलने का यही अंदाज तो इसे इसके दुश्मनों में पॉपुलर बनाता था। पाशा बे अपनी बात मुकम्मल करता बिना हुसैन लगाड़ी की एक सुने कॉल काट गया, फिर मुस्कुराकर अपनी जेब से अपनी पसंदीदा सिगरेट निकालकर मुंह में दबाता दूसरी जेब से लाइटर निकालता इसे जला गया। कितनी बार तुमसे कहूँ स्मोकिंग मत किया करो, यह सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मगर तुम सुनते नहीं हो। तुम अच्छे से जानते हो शाजिल, वाहिद एक ये सिगरेट ही है जिस पर पाशा बे फराख दिली से पैसे खर्चता है। मुझे हल्के ब्रांड की सिगरेट पसंद भी तो नहीं आती। तुम्हें पता है तुम आहिस्ता आहिस्ता चेन स्मोकर बनते जा रहे हो। अभी पाशा सिगरेट पी ही रहा था जब शाजिल मिराज पीछे से आता बोला, जबकि इसकी बात सुनते पाशा बे मुस्कुराकर बोला तो शाजिल मिराज ने हल्के गुस्से से जवाब दिया, जिस पर पाशा बे खामोशी से आता अपनी मखसूस सरबराही कुर्सी पर बैठा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे यहाँ सिगरेट पीने से रोकने नहीं बल्कि किसी और काम से आए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सोच रहा था अब जब तुम यहाँ हो, स्कॉर्पियो, एंजल, बीस्ट, नाइट किंग और मैं सब यहाँ हैं, तो क्यों ना डिमोन को भी पाकिस्तान बुला लिया जाए। मैंने सुना था इसका बेटा हुआ है। जी, अब तो वो माशाल्लाह से 2 साल का हो गया है, मगर हर चीज़ में जनूनी अपने बाप की तरह है। सगे बाप की तरह या सौतेले? शाजिल मिराज की बात सुनते पाशा बे हाँ में सर हिलाता बोला तो शाजिल मिराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर पाशा बे ने अपना आईब्रो झुकाते सवाल दागा। वो अपने सगे बाप जैसा कभी नहीं होगा पाशा, क्योंकि इसकी तरबियत डिमोन कर रहा है और डिमोन ये बात इसे कभी नहीं बताएगा कि वो इसका सगा बेटा नहीं है। ऐसा तुम कह रहे हो ना शाजिल? अगर जो इसका सगा बाप आ जाए तो वो डिमोन से पंगा लेगा। डिमोन अपनी बीवी और बच्चे पर जान वारता है, जान निकालेगा वो उस शख्स की अगर उसने कभी ये कहा कि
अवैस डिमोन का नहीं, उसका बेटा है। शाजिल मेराज की बात सुनते पाशा ने सवाल किया तो शाजिल मेराज मुस्कुराकर बोला, जिस पर पाशा ने हाँ में सर हिलाया और फिर उठ खड़ा हुआ। फिर हाथ में पकड़ी सिगरेट जमीन पर फेंकता इसे अपने जूते तले मसलता बाहर की जानिब चला गया। ये मंजर था कश्मीर की उस खूबसूरत वादी का जहाँ पर बीस्ट का कब्जा था। सुबह के 10 बज रहे थे। ऐसे में अगर तुम बीस्ट के कॉटेज में आओ तो इस कॉटेज में बने आलीशान किचन से देसी घी की खुशबू आ रही थी, यूं जैसे सुबह सुबह ही कोई किचन में घुसा नाश्ता बनाने में मसरूफ हो। किचन को छोड़कर कॉटेज के लाउंज में आओ तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था। और क्यों ना होता, दो अफलातून एक साथ जो वहां मौजूद थीं। इब्रा और हरम सुबह सुबह ही बीस्ट के कॉटेज पहुंच चुकी थी और बीस्ट से नाश्ते की डिमांड किए इसे किचन में घुसाए खुद दोनों लाउंज में बैठी टीवी देखने के साथ साथ इसमें होते बारबी कंपटीशन की तरह खुद को भी बारबी समझती कैटवॉक करती पूरे लाउंज का हाल बिगाड़े हुए थी। अब जरा इन दोनों को भी छोड़कर कॉटेज में बने बीस्ट के कमरे में आओ तो वहां का माहौल लाउंज से ज्यादा खराब था। पूरे कमरे में जगह जगह पर कपड़े और अलवीना की ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी, यूं जैसे किसी ने गुस्से से नोचकर उतारकर जमीन पर फेंकी हो, जबकि अलवीना खुद भी इन चीजों की तरह टूटी बिखरी हालत में बेड पर लेटी गहरी नींद में थी। अभी अलवीना सो ही रही थी जब अचानक इसे अपने हाथ पर किसी का लम्स महसूस हुआ और फिर इस नरम गर्म लम्स के साथ ही इसे अपने हाथ पर किसी गर्म अंगारे जैसी सांसें महसूस हुई, यूं जैसे वो सांसें इसके हाथ को जला रही हों। नींद में ही अलवीना ने अपना हाथ इन सांसों से दूर करना चाहा जब अचानक वो नर्म लम्स सख्ती इख्तियार कर गया। इस सख्त लम्स की ताब अलवीना न ला सकी, इसे अपना हाथ टूटता हुआ महसूस हुआ और बस उसी लम्हे और हाथ में दर्द की वजह से वो धीरे धीरे करती अपनी आंखें खोल गई। आंखें खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज इसने देखी वो था किसी का शफीक चेहरा, एक रहमदिल और भरपूर मुस्कुराहट के साथ। इस चेहरे को देखते अलवीना हल्का सा मुस्कुराई। वो इस चेहरे को जानती थी। हाँ, जानती थी। ये तो मशारिब का डॉक्टर था, डॉक्टर सयाम खानजादा। मगर वो यहाँ क्या कर रहा था? अभी अलवीना नींद की कैफियत में यही सोच रही थी जब अचानक इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। अपना हाथ डॉक्टर सयाम के हाथ में देखते अलवीना की सारी नींद भग से उड़ी और इसे फौरन ही रात बीस्ट की अपने कान में की गई सरगोशी याद आई। अगर मेरे सिवा तुम्हें किसी और ने छुआ या तुम्हारे करीब भी आया ना सीनियोरिटा, तो मैं इसे ऊपर पहुंचाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी, पाकिस्तान के डॉन बीस्ट की, समझी? बीस्ट की धमकी याद करते अलवीना ने फौरन से अपना हाथ डॉक्टर सियाम के हाथ से छुड़ाया और उठकर बैठती बेडशीट अपने कंधों तक खींचकर खुद को कवर कर गई। हालांकि मैडम ने बीस्ट की शर्ट पहन रखी थी, मगर फिर भी पता नहीं क्या छुपाना चाहती थी। अलवीना की इस हरकत पर डॉक्टर सियाम ने अपना आईब्रो झुकाते हैरानगी से इसे देखा। डॉक्टर सियाम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे बेडरूम में कैसे आए आप? क्या आपको किसी ने बताया नहीं है कि एक लड़की के कमरे में यूं जाना मैनर्स के सख्त खिलाफ है? आई एम सॉरी मिस, वो मैं गलती से यहाँ आ गया था और फिर आपको यूं इतने सुकून से सोते देखा तो बस देखता ही रह गया। आप यूं सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? अलवीना की बात सुनते डॉक्टर सियाम मुस्कुराकर अपनी पुरशफीक आवाज में बोला तो अलवीना को गुस्सा आया और फिर इसने गुस्से से सवाल दागा। वेल, अगर आप इजाज़त देंगी तो कर लूँगा। वैसे आप बहुत खूबसूरत है, मेरे साथ आपका कपल अच्छा लगेगा। क्या बकवास है ये? मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर जैसा भी है मुझे कबूल है। अब किसी और मर्द की चाह नहीं है मुझे। आपकी बेहतरी इसी में होगी कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मजबूरन मुझे अपने शौहर को बुलाना पड़ेगा और अगर वो यहाँ आ गया तो आपका गोश्त आपकी हड्डियों के साथ सलामत नहीं रहेगा, समझे आप? इम्प्रेसिव। मतलब इस शख्स ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई और आप उसी का साथ दे रही हैं। टिपिकल वाइफ। वाओ। डॉक्टर सियाम की बात सुनते अलवीना गुस्से से बोलती इसे बीस्ट की धमकी देने लगी, जिस पर डॉक्टर सियाम मुस्कुराकर बोला तो अलवीना को मजीद गुस्सा आया, जबकि डॉक्टर सियाम को इसे यूं छेड़ने का अलग ही मजा आ रहा था। आपको किसने कहा कि इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई? आप भूल रही हैं मिस, मैं डॉक्टर हूँ और आपके इस तरह बैठने से ही मैं बता सकता हूँ आप इस वक्त कितनी तकलीफ में हैं। और फिर आपका कमरा भी तो देखें कितना साफ है और आपका शादी का जोड़ा और ज्वेलरी भी अपनी अपनी जगह पर कितने अच्छे तरीके से पड़ी है। वाओ, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, आपको बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं। अब अगर आप यहाँ से ना गए तो मैं अपने शौहर को बुलाऊंगी और फिर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके साथ क्या करेंगे, इसलिए प्लीज़ दफ़ा हो जाइए यहाँ से। अलवीना के सवाल पर डॉक्टर सियाम अलवीना और कमरे की जानिब इशारा करता बोला तो अलवीना को शर्मिंदगी हुई।
بھلا وہ شخص کمرے سے باہر جانے وقت کمرہ صاف کر کے نہیں جا سکتا تھا؟ جب الوینا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے تو وہ غصے سے بیسٹ کی دھمکیوں پر اتر آئی، جبکہ اپنی زوجہ محترمہ کو ایک ہی رات میں اتنا بدلتے دیکھ کر ڈاکٹر سیام عرف بیسٹ حیران در حیران تھا۔ رات تک تو وہ اسے شوہر ماننے سے انکاری تھی اور اب اسے ہی اس کے نام کی دھمکیاں دیتی ڈرا رہی تھی۔ ڈاکٹر سیام عرف بیسٹ کو اس کے اس بدلاؤ نے محظوظ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بلا لیں اپنے شوہر کو، کیونکہ میں تو نہیں جا رہا۔ ویسے کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ مطلب آپ انہیں کیا کہہ کر بلاتی ہیں؟ یہ میرا اور میرے شوہر کا مسئلہ ہے، آپ کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید سے جب کوئی شخص اپنی محبت کو 8 سال بعد ملتا ہے تو یہی سب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سیام کا سوال سنتے الوینا کچھ خاموش ہوئی۔ اسے تو واقعی میں بیسٹ کا اصل نام نہیں پتا تھا، اور نہ ہی نکاح کے وقت وہ اتنے ہوش میں تھی کہ بیسٹ کا اصل نام سن سکے۔ الوینا کو خاموش دیکھتے ڈاکٹر سیام نے دوبارہ سوال کیا تو الوینا نے غصے سے جواب دیا، جبکہ الوینا کے اس جواب پر ڈاکٹر سیام کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ پھر ڈاکٹر سیام فوراً بولا تو اس کی بات سنتے الوینا کی بھویں سکڑی۔ بھلا ڈاکٹر سیام کو کیسے پتا تھا کہ وہ اور بیسٹ 8 سال بعد ملے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ ہم 8 سال بعد ملے ہیں؟ مجھے تو اور بھی بہت کچھ پتا ہے سینیوریٹا۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی کمر کے عین بیچوں بیچ ایک تل ہے، اور کل رات مجھے وہ تل اپنا حریف لگا۔ بچا کر رکھیے گا اسے مجھ سے۔ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک غیر آدمی کے سامنے اپنے شوہر کی سائیڈ لی۔ میں نے کسی کی سائیڈ نہیں لی۔ اب ہٹو، مجھے فریش ہونا ہے اور فیری کو ناشتہ بھی کروانا ہے، وہ بیچاری بھوکی ہوگی۔ الوینا کے پریشانی سے سوال کرنے پر بیسٹ مسکرا کر بولا تو الوینا کا سانس اس کے حلق میں اٹکا۔ مطلب کہ وہ اتنی دیر سے اس شخص کو اسی کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ یہ بات سوچتے الوینا کو شرمندگی نے آنکھ گھیرا، اور پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے وہ غصے سے بولتی بیڈ سے اٹھنے لگی تو اپنی زوجہ محترمہ کو رات والی ٹون میں واپس آتا دیکھ کر بیسٹ نے اس کا بازو پکڑتے اسے بیڈ پر پھینکا اور خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ فکر مت کرو، تمہاری فیری کو میں ناشتہ کروا چکا ہوں، اور اب وہ باہر ابرا کے ساتھ کوئی باربی مووی دیکھتی خود کو باربی سمجھ رہی ہے۔ میں نے ابرا کو اس کا خیال رکھنے کا بولا ہے، اور مجھے پتا ہے وہ اس کا اچھے سے خیال رکھے گی، اس لیے اس کی ٹینشن مت لو سینیوریٹا۔ تم بس اپنے اس بیسٹ کا خیال رکھو، باقیوں کا خیال میں رکھ لوں گا۔ بیسٹ کی بات سنتے اور اسے رات والی ٹون میں آتے دیکھ کر الوینا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی بیسٹ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہاتھ بڑھاتے لائٹس آف کر گیا، جبکہ خود کو ایک بار پھر اس بیسٹ کی گرفت میں آتے دیکھ کر الوینا اپنی ہر مزاحمت ترک کرتی خود کو اس بیسٹ کے حوالے کر گئی۔ ویسے بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس بیسٹ کا مقابلہ کر سکے، جبکہ الوینا کی اس حرکت پر بیسٹ اندر تک سرشار ہوتا ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ ایک الگ دنیا میں لے گیا۔ سالار گاڑی کو ہوا میں اڑاتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی سالار سکندر بلاج کو فوراً سے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گیا تو سکندر بلاج کی حالت دیکھتے ڈاکٹرز نے انہیں فوراً سے پہلے ICU میں شفٹ کیا اور ان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے، جبکہ باقی سب لوگ بھی آہستہ آہستہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اپنی بہن کی گمشدگی اور پھر اپنے باپ کی حالت دیکھتے حریم کو رونا آنے لگا، جبکہ اس کی حالت کو سمجھتے جاذب نے فوراً سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حریم، کیا ہوا؟ تمہارے بابا کو وہ ٹھیک تو ہیں؟ ابھی وہ سب لوگ پریشانی سے ICU کے باہر کھڑے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر ہی رہے تھے جب اچانک سے انہیں ایک 40-45 سال کی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے حریم سمیت سب نے ہی پریشانی سے اس جانب دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اپنے سامنے فریال احمد اور شنایا تنویر کو دیکھتے سب لوگ حیران ہوئے۔ آخر اس عورت کا سکندر بلاج سے کیا رشتہ تھا؟ یہی بات سوچ کر سب حیران و پریشان تھے۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے بھی سکندر بلاج اسی عورت کو حرم کی گمشدگی کی وجہ بول رہے تھے، جبکہ فریال اور شنایا کو اپنے سامنے دیکھتے حریم کو غصہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑتی فریال کے سامنے آتی اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور آپ کس رشتے سے میرے بابا کے بارے میں پوچھ رہی ہیں مس فریال؟ یہ سب جو ہو رہا ہے نا آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میری بہن کہاں ہے بتائیں مجھے، ورنہ آپ بھولیے مت میں ایک پولیس والی ہوں اور مجھے اپنے طریقے پر اترنے کے لیے مجبور مت کریے گا۔ شرافت سے بتا دے میری بہن کہاں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حریم؟ مجھے نہیں پتا حرم کہاں ہے، میں تو کل نکاح سے بھی جلدی واپس چلی گئی تھی، اور صبح جب پتا چلا کہ سکندر کی طبیعت خراب ہے تو میں یہاں اس کی خیریت معلوم کرنے آ گئی۔ آپ کو میرے بابا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی بیٹیاں اور داماد ہیں ان کی فکر کرنے کے لیے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ حریم کی بات سنتے فریال پریشانی سے بولی تو حریم نے فوراً جواب دیا، جس پر فریال احمد کو حریم جاذب کمال خود سے بہت دور لگی۔ حریم پلیز مجھے ایک دفعہ سکندر سے ملنے دو، ہم رات سے بابا کو یہاں پر لائے ہوئے ہیں اور ابھی تک ڈاکٹرز نے ہمیں ان کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں۔ میں ابھی تک بابا سے نہیں ملی، آپ کو کیسے ملوا دوں؟
आपी प्लीज, आप मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती, वैसे भी वो बहुत थकी हुई हैं, सिर्फ आपके बाबा की खैरियत पूछने के लिए यहाँ आई हैं और आप यूं बोल रही हैं जैसे सारा कसूर मेरी मॉम का हो। फरियाल की बात सुनते हरीम गुस्से से बोली तो शनाया ने आगे बढ़ते गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सबने शनाया को हैरानगी से देखा। बाबा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, अलवीना की आवाज सुनते सब लोग परेशानी से इसकी तरफ मतवज्जा हुए। अलवीना के साथ हरम और डॉक्टर सयाम को देखते सब ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। अलवीना भागकर आती अपने बाप के सीने से लगी, जबकि हरम को देखते हरीम ने फौरन से इसे अपने गले से लगाया। हरम, तुम कहाँ चली गई थी? ये रात को मेरे साथ चली गई थी। वैसे सिकंदर अंकल को क्या हुआ? हरीम का सवाल सुनते अलवीना फौरन बोली और फिर इसने सवाल दागा तो हरीम ने परेशानी से इसे देखा। आपो, ये स्याह काला भूत आपके साथ क्या कर रहा है? ये मेरे शौहर हैं मशारिब। हैं? क्या? मशारिब अलवीना को अपने सीने से लगाता बोला तो अलवीना ने हल्की आवाज में जवाब दिया, जिस पर मशारिब चिल्लाकर बोला तो सबने हैरानगी से इसे देखा। ये तो मारनी बैल की तरह है क्या क्या कर रहा है? शट अप। आपो, मुझे वो डॉन बीस्ट अपने बहनोई के तौर पर कबूल है, मगर ये स्याह काला भूत नहीं। मैं कहता हूँ अभी के अभी तलाक दें इसे। हो गया तुम्हारा या अभी कुछ बाकी है? जोयान की बात सुनते मशारिब गुस्से से बोला तो डॉक्टर सयाम ने आईब्रो उचकाते सवाल किया, जिस पर मशारिब ने घूर कर इसे देखा। इससे पहले कि मशारिब कुछ कहता, आईसीयू से डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को देखते हरम और हरीम फौरन आगे बढ़ी। डॉक्टर, हमारे बाबा कैसे हैं? वेल, अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अगर उन्हें जल्दी होश ना आया तो वो उनके लिए खतरे की बात हो सकती है। उन्होंने किसी बात की बहुत टेंशन ली है, जिसकी वजह से उनका बीपी शूट कर गया और बीपी शूट करने की वजह से उन्हें माइनर सा हार्ट अटैक आया है। अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग दुआ करें कि उन्हें इन 48 घंटों में होश आ जाए। अगर उन्हें 48 घंटों में होश ना आया तो कुछ भी हो सकता है, वो कोमा में जा सकते हैं या फिर उनकी मौत भी हो सकती है। हरीम के सवाल पर डॉक्टर ने तफसीली जवाब दिया, मगर जैसे जैसे वो जवाब देता गया हरीम के खून में उबाल उठने लगे। ये सब कुछ फरियाल की वजह से हुआ था। ना वो इसके बाप के सामने आती, ना इसके बाप के पुराने जख्म ताज़ा होते और ना ये सब कुछ होता। जबकि डॉक्टर की आखिरी बात सुनते हरम ने गुस्से से इसकी गर्दन दबोची तो हरम की इस हरकत पर सबने हैरानगी और परेशानी की मिली जुली कैफियत में इसे देखा। 48 नहीं, सिर्फ 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, और इन 12 घंटों में तुम मेरे बाप को ना सिर्फ होश में लाओगे बल्कि बिल्कुल ठीक करोगे। और अगर ऐसा ना किया तो 12 घंटों के बाद मैं तुम समेत तुम्हारे इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगी। और यकीन जानो, मुझे ऐसा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ भी करो, जादू करो या दवाइयाँ दो, मगर मुझे मेरा बाप ठीक चाहिए, क्योंकि अगर वो ठीक ना हुए तो मैं तुम सबको बीमार कर दूंगी। डॉक्टर की गर्दन पकड़े हरम गुस्से से बोली तो इसकी बात और अंदाज देखकर डॉक्टर का सांस खुश्क हुआ, जबकि अपनी छोटी सी मासूम सी सीधी सी हरम को एक्शन में देखते घर वालों का तो रिएक्शन ही बदल गया। वो सब मुंह खोले हैरानगी से इसे देखे गए। हरम को यूं इस रूप में देखते हयाम ने उर्विल को जताती नजरों से देखा, यूं जैसे कहना चाहती हो, देख लिया, मैंने कहा था ना यही स्कॉर्पियो है। जबकि हयाम बिल्कुल गलत थी। हरम सिकंदर स्कॉर्पियो नहीं थी। अपनी बात मुकम्मल करते हरम ने एक झटके से डॉक्टर का गला छोड़ा तो वो डॉक्टर अपनी गर्दन मसलता फौरन से आईसीयू में वापस गया, जबकि हरीम बस मुंह खोले हरम को देखे गई। 12 घंटों में मुझे मेरा बाप पहले जैसा चाहिए। कुछ भी करो मगर मेरे बाप को ठीक करो बीस्ट। भले से मेरे बाबा को ठीक करने के लिए मुझे लाहौर को बंद करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन अगर उन्हें कुछ हुआ तो याद रखना, मेरे कहर से तुम्हें और डॉक्टर्स को कोई नहीं बचा सकेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस डॉक्टर के जाने के बाद हरम डॉक्टर सयाम उर्फ बीस की जानिब घूमी और गुस्से से बोली तो डॉक्टर सयाम ने फौरन जवाब दिया और फिर आईसीयू की जानिब बढ़ा तो हरम गहरा सांस भरती पास पड़ी कुर्सी पर बैठती अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा गई। हरम, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ? पागल नहीं हूँ मैं, पागल बनाकर आने वालों में से हूँ मैं, समझी? हरीम की बात सुनते हरम गुस्से से बोली तो हरीम ने हैरानगी से इसे देखा। इसे समझ ही ना आया कि वो क्या बोले, जबकि हरम गुस्से से सर मारती अपनी जेब से एक मशहूर ब्रांड की सिगरेट और लाइटर निकाल गई। फिर सिगरेट मुंह में रखते इसने लाइटर से इस सिगरेट को जलाया तो इसे स्मोकिंग करते देखकर हरीम को गुस्सा आया। हरम, तुम स्मोकिंग नहीं कर सकती हो, इट्स अ बैड हैबिट। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो 2500 रुपए की सिगरेट थी जिसे तुमने वेस्ट कर दिया। हरीम गुस्से से बोलती हरम के मुंह से सिगरेट निकालती जमीन पर फेंकती इस पर पाँव मारती बुझा गई। जबकि हरीम की इस हरकत पर हरम गुस्से से बोली तो इसकी बात सुनते मशारिब का मुंह खुला। 2500 का पूरा पैकेट ना? 2500 की एक सिगरेट। पाशा बे हल्की चीज इस्तेमाल नहीं करता। हाँ तो वो तो पाशा बे करता है ना, ये तो स्कॉर्पियो है।
مشارف کے سوال پر شاذل معراج جو ابھی آکر وہاں کھڑا ہوا تھا مسکرا کر بولا تو اس کی بات سنتے مشارف فوراً بولا، جس پر شاذل معراج نے ایک تیکھی مسکراہٹ پاس کی، جبکہ ان کو اگنور کیے حرم نے دوسری سگریٹ جلاتے منہ میں رکھی اور سگریٹ پینے لگی۔ اور تم سے کس نے کہا کہ یہ اسکارپیو ہے؟ حیام نے۔ یہ اسکارپیو نہیں، ڈارک ورلڈ کی اس مشہور آرگنائزیشن کی مالکن ہے جو درندے بناتی ہے، یعنی کہ پاشا بے۔ اور اسکارپیو اصل میں کون ہے یہ صرف اور صرف پاشا بے جانتا ہے۔ شاذل معراج کا سوال سنتے سالار نے حیام کی جانب اشارہ کرتے جواب دیا تو شاذل معراج مسکرا کر بولا، جبکہ اس کی بات سنتے سب کو اپنے اپنے سروں پر ہاسپٹل کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ ان سب کو یوں سکتے میں جاتے دیکھ کر شاذل معراج نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ حرم ان سب کو اگنور کرتی کرسی پر بیٹھی سگریٹ پھونکتی رہی۔ وہ چین اسموکر تھی اور جب شدید پریشانی میں ہوتی تو ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک جاتی۔ حرم ایک مخصوص قسم کا سگریٹ پیتی تھی اور وہ سگریٹ ترکی کی مشہور برانڈ کا تھا، سوائے ترکی کے کہیں سے نہیں ملتا تھا، اس لیے حرم جہاں بھی جاتی تھی ہمیشہ اپنے ساتھ سٹاک رکھتی تھی۔ اور اس وقت بھی وہ بیٹھی مسلسل سگریٹ پیتی جا رہی تھی۔